नमस्कार साथियों, देखिए हम भारतीय इतिहास और उसमें आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति में हमने पिछले वीडियो में देखा 1857 की क्रांति का स्वरूप। देखिए हमने इस प्रकार बांटा है: स्वरूप, कारण, प्रमुख घटनाएं, परिणाम और प्रमुख पुस्तकें। 1800 क्रांति का स्वरूप क्या है? अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग नाम देते हैं, इसके लिए इसके स्वरूप को बिल्कुल निश्चित नहीं किया जा सकता कि हम ये नहीं कह सकते कि ये है। कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह कहता है, कोई इसे जितने भी जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, वो इसे ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र बताते हैं, यही कोशिश करते हैं वो। ठीक है, तो इसके स्वरूप की हमने पिछले वीडियो में बात की। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें पूछे जा सकती है उसको हमने देखा। अब हम बात करेंगे प्रमुख कारण। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। अब कोई भी घटना घटित होती है साथ ही उसके खूब कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। हमने विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति भी पढ़ी है, रूस की क्रांति भी पढ़ी है, अमेरिका की क्रांति भी पढ़ी है। आपने उसमें देखा होगा कि कोई एक कारण नहीं था, कई चीज़ें उत्तरदायी होती है उस घटना के लिए। ठीक उसी प्रकार 1857 की क्रांति का जो विप्लव है, जो विद्रोह है, इसके भी कई कारण हैं। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वह सामाजिक धार्मिक कारण हो, चाहे वह आर्थिक कारण हो, चाहे वो सैन्य कारण हो, और चाहे उसके बाद में कोई तात्कालिक कारण जिससे घटना प्रस्फुटित हो उठी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे राजनीतिक कारण की। सबसे पहले बात करेंगे साथियों राजनीतिक कारण। अब देखिए राजनीतिक कारण की बात करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है उसका शुरुआत में लक्ष्य व्यापार है, लेकिन अब आपको पता है कि भारत में रम चुकी है, वो भारत की परिस्थितियों को समझ चुकी है। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हो चुकी है और राजस्व के सारे अधिकार, दीवानी मामले सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। अब इसके जो जो गवर्नर जनरल आएंगे उन सब की अपनी अलग अलग नीतियाँ होंगी। उन्हीं में से एक है वेलेजली। कौन है? वेलेजली। तो इसके राजनीतिक कारणों में सबसे एक कारण है वेलेजली की सहायक संधि। सबसे पहला पॉइंट है वेलेजली की सहायक संधि। राजनीतिक कारणों में एक पॉइंट की बात करेंगे अपन, वेलेजली की सहायक संधि। अब देखिए सबसे पहले तो ये सहायक संधि है क्या? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सहायक संधि यानी कि सहायता करेगी। कौन? सहायक संधि किस किस के बीच में है? ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस भारतीय राज्य, देशी राज्य। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस देशी राज्य यानी कि भारतीय राज्य के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक सहायक संधि हो रही है। ठीक है, इस चीज को लागू कौन कर रहा है? वेलेजली। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस भारतीय राज्य के साथ संधि करेगी उसकी सुरक्षा का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो विदेशी मामले हैं, जो विदेश नीति है इस देशी राज्य की, वो किसके पक्ष में है, किसके हाथों में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। इसका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का इस संधि का उद्देश्य क्या है? उनका इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है? उनका ध्येय है कि देशी राज्य को सैन्य दृष्टिकोण से पंगु बनाना, यानी कि उसकी सैन्य क्षमताएं बिल्कुल अपने कब्जे में करना। आपको पता है कि राजतंत्र की प्रमुख रीढ़ की हड्डी होती है उसकी सेना, और इस राज्य की सेना यानी कि इसकी सुरक्षा का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को है। इस राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी जिसका खर्चा भी ये देगा, और यहां से ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त होगा इस राज्य में। ये थी सहायक संधि। समझ में आया? अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में तो आपसे सहायक संधि लिखवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे बीए का एग्जाम हो, चाहे कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें तथ्य पूछे जाते हैं, और तथ्यों में हम बात करेंगे, एक एक बात करेंगे। किसने की थी संधि? वेलेजली ने। सबसे पहली रियासत जिसके साथ वेलेजली ने सहायक संधि की वो है हैदराबाद। पहली रियासत है हैदराबाद। ये की थी 1798 में, और इस समय यहाँ का शासक था निजाम अली। कौन था? निजाम अली।
इन चीज़ों को आप नोट कर लें। सबसे पहली सहायक संधि करने वाली देसी रियासत थी हैदराबाद 1798 और यहाँ के शासक थे निज़ाम अली। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य, देसी राज्य कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, अब आपको एक हैदराबाद याद नहीं करना है, आपको क्रम से सभी रियासतों के नाम याद करने हैं। उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको शानदार, जो अपनी HMT घड़ी होती है, पहले HMT घड़ी आती थी, तो HMT घड़ी किसकी है? अपनी है। तो आपको इस ट्रिक से याद करना है, HMT किसकी है? अपनी है। HMT घड़ी किसकी है? अपनी है। H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से पेशवा और N से नागपुर। ये क्रम है। सन भी याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, आप तो क्रम याद करें कि देसी रियासतें, यानी कि जो वेलजली की सहायक संधि करने वाले जो देसी रियासतों का क्रम क्या है, उन राज्यों का क्रम क्या है, उसमें आपको पता है कि HMT घड़ी अपनी है। तो HMT में H से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, नागपुर। बस पहले तो ये याद करें, इसके बाद इनके वर्ष याद करें, क्रम से याद करें। 17 सबसे पहले 1798, उसके बाद आपको चलना है 1799, उसके बाद दोबारा 1799। अब 1799 दो बार आ गए ना, तो 1800 को छोड़ दो, 1801, 1802, 1803, क्रम से चलना है। यानी कि H हैदराबाद की संधि 1798, मैसूर की 1799, तंजौर की 1799, अवध की 1801 में, पेशवा की 1802 में, नागपुर की 1803 में। यह है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यह है सहायक संधि से। कारण तो है, 1857 क्रांति का कारण तो है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तथ्य क्या आता है, वो ये है कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। उसका शासक कौन था? निज़ाम अली। फिर क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे, दूसरा है मैसूर, तीसरा है तंजौर, अवध, पेशवा, नागपुर। ठीक है, नागपुर के रघुजी भोंसले थे, हैदराबाद निज़ाम अली, मैसूर के थे कृष्णराज तृतीय, कृष्णराज थर्ड, तंजौर के थे सरफरोजी द्वितीय, अवध के थे सादत अली, ये आप याद कर लेना, यहाँ के थे सादत अली, अवध के थे सादत अली। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और नागपुर रघुजी भोंसले। ठीक है, हैदराबाद में निज़ाम अली हैं, मैसूर में कृष्णराज तृतीय हैं, तंजौर में सरफरोज द्वितीय हैं, अवध में सादत अली हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय है, नागपुर में रघुजी भोंसले हैं। इनको आप लिख सकते हैं यदि सारे याद करें तो। बाकी प्रश्न यहीं से बनता है कि वेलजली की सहायक संधि करने वाली पहली रियासत हैदराबाद, शासक निज़ाम अली। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा कारण है डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, डलहौजी की डॉक्ट्रिन लैप्स नीति। ठीक है, जो गोद निषेध हड़प नीति है जो उसकी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, अब देखिए राजनीतिक कारणों में दूसरी बात अपन पढ़ेंगे, डलहौजी की गोद निषेध नीति, या इसको व्यपगत सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन लैप्स। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत। देखिए, डलहौजी की स्पष्ट नीति थी कि गोद निषेध, कि जिनके पुत्र नहीं हैं, उत्तराधिकारी नहीं है, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि इसने 3 कैटेगरी में बांटा था रियासतों को, 3 कैटेगरी में बांटा था। वैसी रियासत जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, वैसी रियासत जो मुगलों के अधीन थी, या वैसी रियासत जिनका निर्माण खुद अंग्रेजों ने किया था। इस प्रकार से अलग अलग है, उतनी गहराई में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से फैक्ट याद रखने हैं। डलहौजी की गोद निषेध नीति व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, इसके तहत क्या किया था? डलहौजी का उद्देश्य था कि कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद आप तो देसी रियासतों को डायरेक्ट ब्रिटिश शासन में लाइए। किसी भी प्रकार का मौका नहीं चूकते हैं, चाहे छोटी सी भी चूक हो चाहे नहीं हो, और उसको राज्य को हड़प लेना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत। इस नीति के तहत उसने भारत के 7 राज्यों को, 7 रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिलाया था। किसने? डलहौजी ने भारत की 7 रियासतों को मिलाया था। अब
उन 7 रियासतों के बारे में, 7 राज्यों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कभी तो क्रम पूछ लिया जाता है, कभी किसी ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं था जो डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत नहीं मिलाया था। तो ये 7 राज्य हैं जो गोद निषेध नीति के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिलाए थे। ये 7 राज्य आपको याद रखने हैं और उनके लिए सीधी सी ट्रिक है। चलिए पहले तो मैं आपको नाम बता दूं। सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, बगाट हिमाचल प्रदेश, उदयपुर छत्तीसगढ़, नागपुर महाराष्ट्र और झांसी उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं, इनको आपको याद रखना है। इनको क्रम से याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखना है। इसके लिए आप ट्रिक याद कर लें, एक बात याद कर लें, सत्या जैत्या समरज्या। अपनी देसी भाषा में याद कर ले कि भाई सत्या जैत्या समरज्या, बाघ के उदयपुर चला जा। आप किसी बात के लिए सत्या और जैत्या को समझा रहे हैं कि सत्या जैत्या समझ जा, बाघ के उदयपुर चला जा, लेकिन वो नहीं समझ रहे हो, क्या कर रहे हैं, ना जासी, हम तो ना जासी। तो आपको 7 ही याद करने हैं, सतारा, जैतपुर, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी है। ये है आपके सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, बगाट हिमाचल प्रदेश, उदयपुर ये राजस्थान वाला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में उदयपुर है, नागपुर महाराष्ट्र, झांसी यूपी। ये 7 राज्य हैं जिनका डलहौजी ने निषेध नीति के तहत उनको मतलब अपने राज्य में मिला लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। इनको ये सीक्वेंस है। अब कई किताबों में आपको ये थोड़ा उल्टा मिल सकता है, कई किताबों में झांसी पहले मिल सकता है, नागपुर बाद में मिल सकता है। इनके वर्ष की बात करें तो सतारा 1848, ठीक है, ये 1849, 49, ये 1849, ठीक है, ये 1850, ये 1852, ये 1854 और ये 1854। अब कई किताबों में आपको झांसी 1853 मिल सकता है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर थोड़ा विवादित है ये मामला, लेकिन आप याद कर लें, ये क्रम याद कर लें, ठीक है। सीक्वेंस पूछी जाती है, अच्छे अच्छे एग्जामों में सीक्वेंस पूछी जाती है, इसको ट्रिक से याद कर ले। सत्या जैत्या समरज्या, भाग के उदयपुर चला जा, लेकिन मना कर रहा है, बोला मैं नहीं जाऊंगा, ना जासी, क्या कर रहा है, ना जासी। सत्या जैत्या समरज्या, भाग के उदयपुर चला जा, लेकिन मना कर रहा है, नहीं संभलूंगा, ना जासी, ना जासी। इस प्रकार इस लाइन से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं, इस गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी ने राजस्थान की एक रियासत करौली, जिसका नाम है करौली, राजस्थान की करौली रियासत को भी हड़प लिया था, लेकिन डायरेक्टरों के विरोध के कारण, कंपनी के डायरेक्टरों के विरोध के कारण उसको ये बात वापस लेनी पड़ी, यानी कि वापस उसको सत्ता देनी पड़ी करौली रियासत को। इस निषेध नीति के तहत हड़प लिया था। ये भी प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आजकल ये चीज़ भी पूछी जाती है कि कौन सी राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसको गोद निषेध नीति के तहत हड़प लिया था, लेकिन डायरेक्टरों के विरोध के कारण उसे वापस हटना पड़ा। तो यह है करौली रियासत राजस्थान की। तो गोद निषेध नीति ये भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है, क्योंकि राज्य को हड़प रहे हैं डलहौजी, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट ये है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं अवध का विलय। अवध का विलय, आपको पता है कि अवध उसको कुशासन के आरोप पर हड़प लिया गया था, तो उसके बारे में भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके कुछ फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है साथियों। देखिए उसकी बात करेंगे अपन। तो अगला पॉइंट है अपना अवध का विलय। ये भी राजनीतिक कारणों में एक प्रमुख कारण था अवध का विलय, यानी कि डलहौजी की तो नीति थी हड़प नीति, उसको तो कैसे न कैसे करके हड़पना था, चाहे वो गोद निषेध नीति लाकर हड़पे, चाहे अन्य कोई कारण लगा के हड़पे। तो ये इसी क्रम में एक राज्य आता है अवध, अवध को हड़प लिया।
और इसमें आरोप लगाया कुशासन का। क्या आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन के आरोप के अंतर्गत इस राज्य को हड़प लिया और ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर? जेम्स आउट्रम। ये आपको याद रखना है, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया डलहौजी ने और अवध को हड़प लिया। देखिए अवध जो है, ज़्यादातर आपको सेना में अवध के सैनिक मिलेंगे। ब्रिटिश सेना में चाहे 1857 की क्रांति हो, उस समय भी अवध के सैनिक ज़्यादा थे। अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है और अवध को हड़प लिया तो इन सैनिकों में आक्रोश था, नाराज थे और आरोप बिना मतलब का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप। जैसे तो ये यहाँ पर सुशासन लाने वाले थे। तो इस प्रकार ही कुशासन का आरोप लगाकर जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर इसको हड़प लिया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है डलहौजी का, जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है, डलहौजी का एक प्रमुख कथन है कि यह चेरी का फल, यह गिलास एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। यानी कि अवध को पहले ही कह दिया था उसने, अवध को देखकर पहले ही कह दिया था कि ये फल, ये चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो ये प्रमुख कथन पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लें। यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? डलहौजी ने। किसने कहा था? डलहौजी ने। डलहौजी ने पहले कह दिया था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। पूछा जाता है किसका कथन है, किसके बारे में कहा था? अवध राज्य के बारे में कहा था। ठीक है साथियों, इसके बाद अब इसकी वैलेजली की सहायक संधि हो गई, डलहौजी की हड़प नीति हो गई। इसके अलावा अन्य कारणों में, राजनीतिक कारणों में और मुख्य कारण है बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र हैं नाना साहब। कौन है? नाना साहब। नाना साहब। अब उनकी जो पेंशन है वो इनके दत्तक पुत्र को मिलती है, लेकिन डलहौजी ने इनकी पेंशन को बंद कर दिया। क्या कहा मैंने? नाना साहब को पेशवा की मृत्यु के बाद में पेंशन मिलती है क्योंकि ये उनके दत्तक पुत्र हैं, कानपुर के हैं, ठीक है। लेकिन डलहौजी ने इनकी पेंशन बंद कर दी। बोला किस बात की पेंशन? कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसको लेकर भी इनमें आक्रोश था। और आप जानते हैं 1857 क्रांति की योजना लंदन में इस नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला और सतारा के छत्रपति व अप्पा साहब के सलाहकार हैं कौन? रंगोजी बापू। अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने लंदन में क्रांति की योजना बनाई थी। जब अपन क्रांति की प्रमुख घटना पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाऊंगा, उसमें देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाऊंगा आपको। तो अजीमुल्ला और रंगोजी बापू इस क्रांति की योजनाकार थे जिन्होंने लंदन में योजना बनाई थी। उनमें जो अजीमुल्ला है वो नाना साहब के सलाहकार हैं और भारत में इस योजना का क्रियान्वयन किया है नाना साहब ने। क्रांति की योजना का क्रियान्वयन नाना साहब ने ही किया है। इसका कारण है कि नाना साहब को मिलने वाली पेंशन का बंद किया जाना। ठीक है साथियों, ठीक है। इसके बाद में और भी कारण है, जैसे 1849 में डलहौजी ने पहले ही कह दिया था, जो मुगल सम्राट है इनको आदेश दे दिया था कि जो तुम लाल किले में रह रहे हो ना, जैसे बहादुर शाह जफर की मृत्यु होगी लाल किला हड़प लिया जाएगा, आपको ये खाली करना पड़ेगा। बोला ये लाल किला खाली करना पड़ेगा। कब? जैसे ही अंतिम मुगल सम्राट ये जो बहादुर शाह जफर है इसकी मृत्यु ही लाल किला खाली कर देना बोला। अब उनमें वैसे ही बेचैनी हो गई। इसी प्रकार 1856 में लॉर्ड कैनिंग धमकी दे रहा है, लॉर्ड कैनिंग कि मुगल सम्राट को जो ये सम्राट की जो बादशाह की पदवी है ना, इस पदवी को भी समाप्त कर देंगे। बोला मुगल सम्राट को ये जो सम्राट और बादशाह की पदवी है इनकी, तुम्हारी ये पदवी भी समाप्त कर देंगे। इस प्रकार जो मुगल सम्राट हैं ये भी चिंतित हैं, इनकी जो सेना है वो भी चिंतित है, उनमें भी आक्रोश है। तो इस प्रकार ये क्रांति के कुछ प्रमुख कारण थे, राजनीतिक कारण, चाहे उसमें वेलेजली की सहायक संधि हो, चाहे डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत हो, चाहे अवध का विलय हो, चाहे डलहौजी की कैनिंग की मुगल सम्राटों को धमकी हो,
या नाना साहब की पेंशन का बंद होना, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो राजनीतिक कारणों के अंतर्गत हमने पढ़े। ठीक साथियों, इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण, और वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करें। ठीक है, आपका चैनल है, अपना चैनल है, इस पर अपन एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल करते हुए चलेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।